नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद है और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो पहले तरीका आपको बता देते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। साथ ही हमारा सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी हम मौजूद हैं। उसके जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो 9167329108 ये है हमारा फ़ोन नंबर, इस पर आप हमें कॉल कीजिए। चलिए, थोड़ी देर में हम एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे, लेकिन उसके पहले बाजार का एक क्विक अपडेट आपके सामने रख देते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि आज सीरीज की एक्सपायरी होगी और कमजोरी के साथ बाजार में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में उतार चढ़ाव आया था, लेकिन अब देखिए करीब 31 अंकों की कमजोरी है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 155 अंकों की वीकनेस देखने को मिल रही है। सेंसेक्स भी करीब 100 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। तो सीरीज की एक्सपायरी भी है, ग्लोबल क्यूज भी आज कमजोर थे, जिसके चलते बाजार में दबाव है। लेकिन मार्केट ब्रेथ दूसरी तरफ देखेंगे तो वो पॉजिटिव साइड पर है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। ज्यादा स्टॉक्स आज हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं, तो मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव दिखाई दे रही है। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो, इसके अलावा आईटीसी, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स आज फोकस में है। यहाँ पर एफएमसीजी शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अदानी एंटरप्राइजेज आज कमजोर हुआ है। टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, एमएनएम और इंडसइंड बैंक में भी आज वीकनेस देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी अगर देखेंगे तो आज जो कंट्रीब्यूशन दिख रहा है वो है एफएमसीजी, रियल्टी शेयरों से, और इंफ्रा स्टॉक्स में भी आज तेजी है। वहीं मेटल और बैंक्स, ऑटो, ये सब सेक्टर हैं जो कि आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये है मार्केट का एक्शन। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं और आपको सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। एसबीआई सिक्योरिटी से सनी अग्रवाल और एंजल वन से स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। स्नेहा, सबसे पहले आपसे टेक्निकल राय लेना चाहेंगे। आज सीरीज की एक्सपायरी है, क्या लेवल्स वॉच करेंगे आज के दिन? पूजा, गुड मॉर्निंग। अगर आप देखें तो मार्केट थोड़ा सा चॉपी ही हो गया है। कंसोलिडेशन दिखने को मिल रहा है। ऑप्शंस में भी आप देखें तो 18,200 ऑन दी लोअर साइड, 18,300 ऑन दी हायर साइड, ये दोनों भी साइड काफ़ी एक्टिव है। वहाँ पे राइटिंग देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है करके कि 100 पॉइंट्स का रेंज रहेगा और ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए आज की एक्सपायरी के लिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही रहेगा जब तक निफ्टी ऑन दी क्लोजिंग बेसिस 18,200 के नीचे या अप 18,400 के ऊपर नहीं जाता, तब तक थोड़ा सा हम इसी तरह का चॉपी मार्केट देखेंगे। तो उसमें इंडेक्स में अवॉइड करके स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करने के लिए फोकस कर सकते हैं। बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो 43,300-400 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है और अपसाइड में 44,000 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। तो जब तक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है बैंकिंग इंडेक्स भी, तो वहाँ पे हम एटलीस्ट कोई मेजर ट्रेड लेने के नहीं बोएंगे। बट अगर कोई डिप्स आती है, जैसे कि बैंकिंग इंडेक्स में थोड़ा डिप्स आता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं। बिकॉज ओवरऑल अगर आप डेटा देखें तो एफआईज की पोजिशनिंग अगर देखें तो नियरली 49% के आसपास लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। कैश में भी उनकी बाइंग है। तो ऐसा नेगेटिव कुछ नहीं है, बस डिप्स आती है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बहुत अग्रेसिवली नहीं करना है, बट ऐसा नहीं करके कि बहुत नेगेटिव लग रहा है। डिप्स को यूज करें अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेड करते हैं। ठीक है, बाजार पर रिव्यू, लेकिन चलिए नतीजों की जरा बातचीत कर लेते हैं। Q4 में नायका यानी कि एफएसएन ई कॉमर्स के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट में आय 30% बढ़ी है और फैशन सेगमेंट से आय में भी 19% की बढ़त है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हमारी आज की खास मेहमान, कंपनी की सीईओ फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके ईटी नाउ स्वदेश पर। आपसे ये जानना चाहेंगे फाल्गुनी जी कि हम देख रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है ब्यूटी और पर्सनल केयर में, वहाँ पर रेवेन्यू करीब करीब 1120 करोड़ का आया है, 863 करोड़ से बढ़कर यानी कि 30% के आसपास का उछाल है। हालांकि जो सेगमेंट है ये आप जिसमें ऑपरेट कर रही हैं, यहाँ पर थोड़े स्लो डाउन के भी हल्के से संकेत हैं। आपको क्या लगता है कि ये कंपनी स्पेसिफिक है या इंडस्ट्री का ट्रेंड है, और यहाँ से आगे की राह कैसी दिख रही है आपको? कंज्यूमर ट्रेंड की बात करें तो हमारे हिसाब से तो हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ग्रोथ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस काफी हेल्दी रहा है। आई थिंक ग्लोबली हम देख रहे हैं कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंजम्पशन काफी स्ट्रांग है और वहाँ भी पूरी इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में आना चाहती है बिकॉज इंडियन कंज्यूमर काफी यंग है। मिलेनियल्स और जेंजी ये काफी अडेप्ट कर रहे हैं ये इंडस्ट्री को
और इसकी वजह से काफी इंटरेस्टिंग मार्केट बन चुकी है। थोड़ा सा एडवर्सिटी थी लास्ट ईयर क्लियरली, और जो ग्रोथ है वो बिलो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के नीचे वो था, और हम होप कर रहे हैं कि वो अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड से ऊपर ग्रोथ जाए ये साल, और हम काफी कॉन्फिडेंस के होना चाहिए इस साल। तो ब्यूटी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। फैशन भी वही तरीका है। लास्ट ईयर एक्चुअली काफी फिजिकल रिटेल स्टोर्स खुल गए थे पोस्ट कोविड, और उसकी वजह से ऑनलाइन फैशन थोड़ा सबड्यूड रहा है, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स वहां भी काफी अच्छे हैं। मैं पूरा अप्रैल में काफी अपने ब्रांड पार्टनर्स को मिली और फैशन रिटेलर्स को मिली, और बहुत सारी ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में लाना चाहती है इंडियन कंज्यूमर के लिए, और इंडियन ब्रांड्स भी B2C ब्रांड्स काफी एक्साइटमेंट है। कितने लोग आजकल के यंगस्टर्स ब्रांड बनाना चाहते हैं, ब्यूटी की ब्रांड हो या फैशन की ब्रांड, तो काफी एक्साइटिंग जगह है। इंडस्ट्री में कंपटीशन काफी है, पर वो हमेशा कंज्यूमर के लिए हेल्दी रहता है कि उनको काफी चॉइस मिलती है। तो रिटेलर्स, हमारे जैसे रिटेलर्स और प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट कर रहे हैं कि सारी ब्रांड्स, ब्यूटी ब्रांड्स, फैशन ब्रांड्स, आज कितनी भी छोटी हो वो आके पूरे ऑल इंडिया कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स बेच सकती है। तो काफी इंटरेस्टिंग टाइम है। ओके फाल्गुन जी, इसके अलावा आपके मार्जिन्स के बारे में बात करें तो इस बार एक मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। FY24 में मार्जिन में आप किस तरह की सुधार की उम्मीद कर रही हैं? आप देख सकते हो कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफी हेल्दी है। उसके अगेंस्ट हमारी कॉस्ट, हमने फुलफिलमेंट कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट काफी इंप्रूव की है। 120 to 160 बेसिस पॉइंट लोअर कॉस्ट आई है सालों साल का कंपैरिजन करें तो। हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट काफी बढ़ गई थी लास्ट 1.5 साल में पोस्ट कोविड। तो ये क्वार्टर रिजल्ट आप देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पीपल कॉस्ट भी थोड़ा फ्लैट आई है। तो हम लोग काफी एफर्ट कर रहे हैं कि हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा कंट्रोल में रहे, जिसकी वजह से एबिटा बढ़ सके। तो एफर्ट तो रहेगा ही कि एबिटा कॉस्ट इंप्रूव हो। फैशन में भी मार्केटिंग कॉस्ट नीचे और आ सकती है। तो 2-3 फैक्टर है जिसकी वजह से एबिटा पॉजिटिव टेरिटरी में जाएगा। बट हम ऑल्सो इन्वेस्ट कर रहे हैं नए बिजनेसेस में, लाइक B2B। और कभी ये बिजनेस जब अर्ली स्टेज पे होते हैं तो उनका एबिटा काफी एडवर्स लगता है, बिकॉज एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह हाई होती है। ठीक है। फाल्गुनी जी, एक और जो चीज़ है जिस पर दर्शकों की भी नज़र है और आप भी थोड़ी सी चिंतित ज़रूर होंगी उससे, हम देख रहे हैं कि जो कंपटीशन है ब्यूटी वाले सेगमेंट में, पर्सनल केयर वाले सेगमेंट में, वो थोड़ी सी बढ़ रही है क्योंकि रिलायंस ने अपने ब्रांड्स लॉन्च किए हैं। आप ये बताइए कि आप इस कंपटीशन को किस तरह से देख रही हैं, इसे किस तरह से हैंडल करेंगी, और अगर आपको अपना मार्केट शेयर यहाँ से बढ़ाना है तो उसके लिए आपके क्या दांव पेच होंगे? आई थिंक एज एन इनकम्बेंट हमारे काफी लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑलरेडी है, और काफी ब्रांड्स हमारे प्लेटफॉर्म में है। और हमें मेन चीज तो ये करनी है कि पूरी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जो पर्सनलाइजेशन में होगी, जो डिस्कवरी में होगी, इन मेनी एरियाज, सेलर प्लेटफॉर्म्स, एड प्लेटफॉर्म्स, मार्टेक प्लेटफॉर्म्स, तो ये सब आके हम कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करें और ब्रांड के लिए हम अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करें थ्रू आर्ट ऑफ रिटेलिंग एज वी कॉल इट। तो यही आगे हम बढ़ते, आगे जाके हम यही फोकस करते रहेंगे। कंपटीशन तो हर एक फील्ड में होती है, पहले भी कंपटीशन रही है। व्हेन नायका एंटर्ड द बिजनेस इन 2012, ये सारे कॉम्पिटिटर्स तब भी थे, अब भी है। तो थोड़े से नए कॉम्पिटिटर भी आ गए, एंड आई थिंक हमें अपना फोकस रखना है अपने कंज्यूमर पर और बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स डिलीवर करने हैं। फाल्गुनी जी, अगर ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट की बात करें तो फैशन जो है वहाँ उससे 5 गुना तेजी से ग्रो कर रहा है। ऐसे में आप किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही हैं फैशन इंडस्ट्री में, और आपके लिए किस तरह के अवसर खुल रहे हैं? आई थिंक फैशन मार्केट तो ब्यूटी से 5 टाइम्स बड़ा है, और इसलिए हमने जब ये एंटर किया था, हमने कहा कि हमारा 5% मार्केट शेयर भी हो वो मार्केट में तो काफी बड़ा शेयर हो सकता है। तो इसकी वजह से इनिशियल ईयर्स में नए प्लेयर होने की वजह से हम इंडस्ट्री से बहुत फास्टर ग्रो कर रहे थे। अब फैशन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग ऑल्सो, ऑनलाइन फैशन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 30 to 35%। उसमें भी, like I said, last year ended March 23 was little bit more subdued on growth for online because physical retail खुल गया था।
बट आई थिंक आगे जाके लॉन्ग टर्म ग्रोथ शुड बी 30 to 35% फॉर ऑनलाइन फैशन एंड नायका वुड लाइक टू ग्रो एट दैट लेवल और स्लाइटली हायर। ठीक है फाल्गुनी मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों के साथ साथ इंडस्ट्री के आगे के डायनेमिक्स पर भी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एफएसएन ई कॉमर्स नायका, हालांकि हम देख रहे हैं नतीजों के बाद 1% के आसपास की तेजी है। नायका ने काफ़ी निराश किया है। उम्मीद की जा रही थी कि वाकई में ये नायक बनेगा निवेशकों के लिए, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं कर पाया। और इस पर एक व्यू लेते हैं कि यहाँ से इसकी चाल लग कैसी रही है। हमारे दो एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनसे हम व्यू लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सनी, नायका को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये जो कंसर्न है कि कंपटीशन काफ़ी इंटेंसिफाई होने वाला है, ये बिल्कुल वाजिब अपने स्तर पर है, बड़े प्लेयर्स और आएंगे, तो यहाँ से जो राह होगी नायका के लिए, आपको लगता है कि आसान रहने वाली है? क्या इससे बहुत उम्मीदें करके चलनी चाहिए, ठीक होगा? हाँ अभिषेक जी, या गुड मॉर्निंग। तो आपने बहुत सही कहा कि ये जो सेगमेंट है इसमें कम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत एग्रेसिव है और जो इंडियन कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं एक प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर है। अगर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर कोई भी एक प्रोडक्ट 5 या 10% चीपर रेट में ऑफर करता है तो डेफिनेटली कंज्यूमर वहाँ डाइवर्ट हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट, नायका ने काफी सॉलिड फ्रेंचाइजी बिल्ड की है। कहीं ना कहीं एक उनके जो कस्टमर बेस है दे आर इन द प्रीमियम अपर मिडिल क्लास और रिच कैटेगरी के कस्टमर है। तो डेफिनेटली, बट आज की तारीख में मैं एक न्यूट्रल व्यू लेना चाहूंगा नायका पर। डेफिनेटली एक प्रॉफिट में कहीं ना कहीं एक ग्रोथ, जब सॉलिड ग्रोथ विजिबल हो जाएगी एक, तब उस वक्त मैं इसमें दाव लगाना चाहूंगा। एज ऑफ नाउ आई वुड रिकमेंड कि न्यूट्रल व्यू रख के ही चलना मेरा व्यू रहेगा इस पर। शामिल करेंगे। हमारे साथ पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं मुंबई से, राजेश जी। राजेश जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हेलो जी राजेश जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा नाम राजेश जी को कह दिया। मेरे पास डिक्सॉन के 50 शेयर है, 3150 रुपए के भाव के खरीदे। हाँ, मेरे पास डिक्सॉन के शेयर हैं, तो आपको 50 शेयर खरीदे। जी आपको राय दिलवा देते हैं। सनी, आप सजेस्ट करिए। डिक्सन टेक के नतीजे भी आए, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, मैनेजमेंट कमेंट्री भी अच्छी दिखाई दे रही थी और पिछले एक हफ्ते का आपको अगर चार्ट दिखाएं तो करीब 500 अंकों से ज्यादा की तेजी से स्टॉक में देखने को मिल चुकी है और इसी में इनको भी कमाई हुई है। अच्छा मुनाफा हो रहा है इस वक्त। तो डिक्सन टेक में भी और तेजी के लिए रुक सकते हैं? कैसी लग रही है आपको कंपनी? नहीं, कंपनी के नतीजे काफी बेहतरीन आए थे और कहीं ना कहीं हमने उसका एक डिस्काउंटिंग स्टॉक प्राइस में होते हुए भी देखा है। मुझे लगता है कि जितना भी जो पॉजिटिविटी थी वो स्टॉक प्राइस में अब रिफ्लेक्ट हो रही है और इन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एक बार डिक्सन में। एंड क्लाइंट कैन शिफ्ट टू अंबर एंटरप्राइजेज, उनके भी नंबर काफी बेहतरीन आए थे। तो अगर डिक्सन में प्रॉफिट बुक करके अगर अंबर में शिफ्ट हो जाए तो सेम सेगमेंट में भी रह जाएंगे और डेफिनेटली वहाँ एक बेहतर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हो सकती फ्रॉम द करंट लेवल। ठीक है, अंबर एंटरप्राइजेस को खरीदने की सलाह है सनी की तरफ से। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आज कमोडिटी की ABCD में क्या है खास। विश्वमोहन जुड़ गया हमारे साथ। विश्वमोहन बताइए क्या स्पेशल है आज? देखिए आज बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मेटल कीमतें जिस तरह से गिर रही हैं, इस साल के हाई से आप देखें तो 15 से 30% तक की गिरावट मेटल्स में आ चुकी है और कॉपर में गिरावट सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। और कॉपर, अब डॉक्टर कॉपर भी इसे इसलिए कहा जाता है कि इकोनॉमी का इंडिकेटर होता है। कॉपर के दाम भी गिर रहे हैं, इसकी डिमांड भी कम हो रही है, तो समझिए कहीं ना कहीं स्लो डाउन की चिंता है और इसलिए इसको बैरोमीटर भी कहा जाता है, डॉक्टर कॉपर के नाम से भी जाना जाता है। और दुनिया में आयरन एल्युमिनियम के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कोई मेटल है तो वो कॉपर है। लेकिन अहमियत इसकी और भी मेटल से ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि इसकी मिक्सिंग बहुत सारी चीज़ों में होती है। आप ज्वेलरी जो भी देखते हैं उसमें सब में कॉपर मिलाए जाते हैं। जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, घरों में वायरिंग होती है, कंस्ट्रक्शन में, तमाम जगहों पर इसकी इस्तेमाल होती है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर का इंपोर्टर है। प्रोड्यूसर हालांकि चिली सबसे बड़ा है, लेकिन दुनिया का दूसरा तीसरे नंबर पे चीन भी उत्पादन में आता है और चीन की डिमांड हमेशा इसके कीमतों को ड्राइव करती है। और चीन के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो उनके रियल एस्टेट के जो आंकड़े आ रहे हैं, वो काफ़ी कमज़ोर
दिख रहे हैं उससे लग रहा है कि यहाँ पर मेटल में हो जाएगी। अगर ट्रेडिंग की अगर बात करें तो एलएमई में लार्जली सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। उसके अलावा शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज और SHF यानी शंघाई का जो फ्यूचर एक्सचेंज है वहाँ पर भी कॉपर के बड़े लेवल पर ट्रेडिंग होती है। भारत में MCX पर कॉपर की ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों के विकल्प आपके पास मौजूद है। 2500 किलोग्राम का ट्रेडिंग यूनिट है, यानी 2500 का लॉट साइज है। आम बोलचाल में अगर आप समझे तो 2500 इंटू प्राइस के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपके वायदा कारोबार को इसलिए बता रहा हूं कि भाव इतने ज़्यादा गिर रहे हैं, और अगर आपको हेजिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो वो MCX पर घरेलू बाजार में उपलब्ध है और बाकी इंटरनेशनल मार्केट में उपलब्ध है, ताकि इस गिरते बाजार में कैसे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, प्राइस रिस्क को कम कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर टूल है और कॉपर उसमें सबसे अहम है। ठीक है, कॉपर यानी कि पूरी इकोनॉमी की सेहत का अंदाजा देने वाला, उसके नब्ज को टटोलने वाला जो कमोडिटी है वो है कॉपर, इसलिए इसको डॉक्टर कॉपर भी कहा जाता है। उसके बारे में पूरी जानकारी आपको विश्व ने दे दी है। अब कॉपर के बाद चलेंगे राजस्थान। कृष्ण कुमार हमारे साथ हैं। कृष्ण जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। सर जयपुर से बात कर रहा हूँ मैं जी। ACE के शेयर है सर मेरे पास में। सर आप जयपुर से बोल रहे हैं क्या? जी सर। जयपुर से आपने फोन किया? हाँ जी, जयपुर से बात कर रहा हूँ मैं, कई बार फोन मिला चुका है। अच्छा ठीक है, आप रामबाग पैलेस की तरफ कभी गए हैं? सर हाँ। उसको दुनिया का बेस्ट होटल करार दिया गया है, तो एक गौरव की बात है आपके लिए, आपके शहर के लिए और पूरे देश के लिए भी। जी सर। खैर सवाल पूछिए अपना। हमारा जयपुर शहर। शेयर बताइए सर कौन सा है? जी ACE के सर, ACE 25 शेयर है 395 पे। ठीक है। एक्शंस कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट शॉर्ट फॉर्म ACE इसके नाम से कंपनी जानी जाती है, और ये 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ये ट्रेड कर रहा है ये शेयर इस वक्त, और 461 रुपये का भाव इसमें है। अच्छी तेज़ी इसमें लगातार दिखी है, और सांघवी मूवर्स, एक्शन कंस्ट्रक्शन, जो भी क्रेन ऑपरेट करने वाली कंपनियां हैं वहाँ पर हमने अच्छी कमाई लोगों को होते हुए देखी है। सनी आपसे ये व्यू जानना चाहेंगे। आप देखिए ये शेयर आप चेक करके बताइए, फिलहाल 52 वीक हाई पे तो दिख रहा है, हालांकि और भी तेज़ी इसमें हो सकती है, कई साल की शायद ऊंचाई पे हो सकता है शेयर। ये आप बताइए कि अभी करना क्या है, क्योंकि 395 वाला शेयर 460 रुपये तो हो गया है, अच्छी खासी इनको मुनाफा हो चुका है 20% से ज़्यादा का। अभी भी होल्ड करना है इसको? डेफिनेटली मेरी होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि ये कंपनी डायरेक्ट प्ले है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया पे, और डेफिनेटली अगर कंपनी के खुद के नंबर भी अगर हम देखें तो काफी हेल्दी नंबर कंपनी पोस्ट कर रही है। तो डेफिनेटली ये इसमें अगर लंबी अवधि के लिए अगर इनका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है तो होल्ड करके रखना चाहिए, और अगर इनका पोजिशनल ट्रेड का हॉराइजन है तो डेफिनेटली यहाँ से और 10-15% अगर चले तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और डेफिनेटली लंबी अवधि के लिए एक मिड कैप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये है राय आपको ACE यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में दे दी गई है। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये नासिक से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, विनय। विनय जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। इसके 1702 रुपए से 20 शेयर थे। हेलो। ओके, ब्राइट जी जी, ब्राइटकॉम के शेयर है आपके पास? ना मैडम, ब्राइटकॉम तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास यूनाइटेड ब्रेवरीज 1702 रुपए से 20 शेयर है, 20 शेयर। यूनाइटेड ब्रेवरीज 1720 शेयर्स हैं इनके पास। ठीक है, आपको दोनों पर राय दिलवा देते हैं। पहले तो ब्राइटकॉम पर सलाह ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल तो इनको मुनाफा हो रहा है। ये स्मॉल कैप IT कंपनी है, ज़्यादा कुछ वॉल्यूम्स है नहीं इसमें। स्नेहा क्या कुछ राय दे पाएंगी? फिलहाल तो ये मुनाफे में है, तो क्या मुनाफा बुक करके निकल जाए ब्राइटकॉम में? अगर आप काउंटर देखें तो ऑफकोर्स वॉल्यूम्स बहुत ही कम है इसमें। मेरा मानना है करके कि थोड़ा तेजी तो किया है, जब तक कि एटलीस्ट ये मुझे और अपसाइड में एक रेजिस्टेंस है अराउंड 17 के आसपास, तो ऐसा कुछ डेटा वाइज नहीं लग रहा है करके कि बहुत मेजर अप मूव आएगा। बट अगर आपने होल्ड किया है और जब तक वो 14 को रिस्पेक्ट, 14 ऑन द लोअर साइड इसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड में 17 क्रॉस होता है तो इसमें थोड़ी सी तेजी आके यू कैन एक्सपेक्ट करके कि 19-20 के आसपास फिर से जा सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, स्नेहा यूनाइटेड ब्रेवरीज पर भी राय दीजिए। इनकी जो खरीदारी का स्तर है 1720 पर इन्होंने लिया था, थोड़ा ऊपरी स्तर पे लिया है और अब इन्हें नुकसान हो रहा है, यहाँ क्या करें?
से अगर आप काउंटर देखें तो लास्ट 3 दिनों में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है इसमें। ओवरऑल अगर आप देखें तो इसका वीकली चार्ट देखें तो एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। ऑन द अपसाइड 1780 17 सॉरी 1480 1490 ऑन द हायर साइड, और ऑन दी लोअर साइड अगर आप देखें तो एक सपोर्ट है अराउंड 1370 के आसपास। तो ये 100 पॉइंट्स की रेंज है। जब इसमें अपसाइड में अगर आप देखते हैं कि ऐसा नहीं करके बहुत नेगेटिव है, बिकॉज जो लोअर लेवल्स है वो काफी अच्छा सपोर्ट जोन के आसपास ही है, 200 डे सिंपल मूविंग के एवरेज के आसपास है ऑफ द वीकली चार्ट। तो मेरा मानना है कि वो 1370 एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया है, और जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रहा है इस पर होल्ड किया जा सकता है। अपसाइड में जब भी काउंटर 1490 ये निकाल लेता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, इसमें थोड़ा सा मोमेंटम आ जाएगा विच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड 1600 1610। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे होल्ड करें। एक स्टिक स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1370 का। ठीक है, यूनाइटेड ब्रीवरीज पर ये व्यू। लेकिन आज है मई वायदा सीरीज की एक्सपायरी किल लेवल्स पर होगी, और यहाँ से जो आंकड़े जो फॉर्म हो रहे हैं वो किस तरह के हो रहे हैं, जून के लिए संकेत क्या मिल रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिम्पी जुड़ गए हैं, जो तमाम बड़े एक्सपर्ट्स के बीच एक पोल उन्होंने किया है और उस पोल की फाइंडिंग्स अब लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, कहा जाता है कि सेल इन में गो अवे, ये थ्योरी लंबे समय तक बाजार में काम करती भी रही, लेकिन अगर हम इस सीरीज की बात करें, एक ही राय थी कि काफी टाइट रेंज में इस बार की सीरीज एक्सपायर होगी। एक्सपायरी आपके लिए दो काम करती है। पहला काम करती है आपको रेंज का ब्रेकआउट देगी, नहीं तो इतनी रेंज को टाइट कर देगी कि आप ये बोलेंगे कि एक्सपायरी का हफ्ता है क्या, ये एक्सपायरी का दिन है क्या। इस तरह की बातें भी आपको सुनने को मिल सकती है ट्रेडिंग रूम में, और इस समय की सिचुएशन भी यही कह रही है। इस बार की टाइट रेंज रहेगी। हमने दो लेवल्स निकाले हैं। पहले निफ्टी का पोल आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। 18,400 18,200 ये लोअर सिनोनिम्स है, यानी कि 18,200 के नीचे आप और वीक हो जाएंगे, 400 के ऊपर स्ट्रॉन्ग। लेकिन इस बार की डेरिवेटिव ठीक है जी, जो डिम्पी बता रहे हैं कि मई सीरीज की एक्सपायरी कहाँ होगी। हालांकि डिम्पी से हमारी बातचीत कंप्लीट नहीं हो पाई, कुछ तकनीकी खामी है, उसको दूर करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जो नतीजे हैं आपके सामने एक बार रख देते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमने देखा है कि पिछले महीने भर में, या फिर आप ये कह लीजिए कि मई सीरीज में अब तक तकरीबन 1% निफ्टी चढ़ा है, तो तेज़ी का मोमेंटम रहा है। कई बार ये चर्चा हुई है कि रिकॉर्ड लेवल सब थोड़ी ही दूर रह गए हैं, बमुश्किल 2% के आसपास की दूरी है, तो उस पर अब नज़र निश्चित तौर पर है। लेकिन 18,400 के ऊपर आज एक्सपायरी होगी, इसको लेकर सिर्फ 5% लोगों का कन्विक्शन है। 5% एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। 18,300 से लेकर 18,400 25%, 18,200 से लेकर 18,300 45%। यानी कि अगर आप 200 से अगर आप 400 की रेंज अगर मान लें, अगर थोड़ी सी ब्रॉड वाली, तो वहां पर 40 20 60 10 70% एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस रेंज के बीच में एक्सपायरी होगी, और बाजार को अभी हम उसी रेंज के बीच में देख भी रहे हैं। हालांकि आज थोड़ी सी कमजोरी है, 18,250 के आसपास है। तो ये निफ्टी की रेंज हो गई। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो आज 44,000 के ऊपर मानना है कि 10% एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके ऊपर होगा। 43,800 से 44,000 के बीच में 25%, 43,500 से लेकर 43,800 इसके बीच में 40%, यानी कि यहाँ भी 65%। अगर हम 400 अंकों की रेंज मान ले, अगर हम मोटा मोटी 43,500 से लेकर 44,000 करीब 500 की अगर रेंज आप मान लीजिए, तो उसके बीच में 65% हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन है, और बाजार है 43,500 के आसपास। तो थोड़े से लोअर एंड पे जरूर है, लेकिन ये रेंज यहाँ से फॉर्म होती हुई दिख रही है। हालांकि बाजार आज कमजोर है, इंडेक्स को देखेंगे तो आपको कमजोरी दिखेगी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट से कमजोरी के वजह से खास संकेत नहीं है। 1184 शेयर इस वक्त हरे निशान में है, और उससे मुकाबले 821 शेयर कर रहे हैं लाल निशान के साथ कारोबार। स्नेहा, आपसे भी एक व्यू लेंगे, चूंकि आज एक्सपायरी है, लोगों की नजर होती है, लोग इस हिसाब से ट्रेड भी करते हैं। आपसे अगर मैं स्पेसिफिकली एक्सपायरी के लिहाज से पूछूं आज की, तो आज के लिए आप क्या ट्रेड सुझाएंगे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में? अगर आप डिप देखते हैं, अगर ड्यूरिंग द डे अगर आप 18,200 के आसपास आते हैं, तो आई वुड सजेस्ट वहाँ पे एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर बाय करके ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि 18,200 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। वहाँ पे काफ़ी जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन वही स्ट्राइक में देखने को मिल रहा है ऑन दी लोअर साइड। तो मेरा मानना है कि वहाँ पे एक चांस दिया जा सकता है कि अगर वो डिप आता है तो वहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा नहीं करके कि पोजिशन को एक मेजर शॉर्ट पोजिशन बनी है डिप में। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग ये इंडेक्स नीचे आया है। तो अभी के लिए अगर डिप आती है तो वहां पे लॉन्ग करके चल सकते हैं।
ठीक है, तो कोई डिप आए तो लॉन्ग की रणनीति अपनाने की राय इस वक्त निफ्टी में आपको दी जा रही है। अब अगला सवाल ले लेते हैं, ये हमें फेसबुक के जरिए आया है। श्रीनगर से लतीफ जी ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है एसबीआई पर 200 शेयर्स 193 पर इन्होंने लिया हुआ था ये स्टॉक और काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। ये जब 193 के लेवल्स, अब इनसे बात तो नहीं हो पाई है क्योंकि ये फेसबुक क्वेरी है, कब की खरीद है ये हमें पता नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको इस स्टॉक में। इस वक्त एसबीआई 540 के ऊपर 580 के पास कारोबार कर रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे आप यहाँ पर? स्नेहा आप बताइए एसबीआई में क्या करें? ऑलरेडी अच्छा मुनाफा हो रहा है और तेजी के लिए बने रहे हैं स्टॉक में, क्योंकि फंडामेंटली तो कोई प्रॉब्लम है नहीं एसबीआई जैसे स्टॉक्स में। तो अभी टेक्निकली अगर चार्ट्स देखें तो और कितनी तेजी दिखाई दे रही है आपको, अगर इनको शॉर्ट टर्म का ही व्यू अगर मान लीजिए इनका हुआ अभी फिलहाल तो? पूजा अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर इसका स्ट्रॉन्ग ही है, एक काफी अच्छी अपमूव आई है और कंसिस्टेंटली अगर आप देखें तो इसके वीकली चार्ट में 89 EMA के आसपास ही काउंटर सपोर्ट लेता है, वहां से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। और अभी भी अगर आप देखें तो नियरली अराउंड 500 के आसपास ये एवरेज मूविंग एवरेज था और वहां से ही तेजी देखने को मिला है। हालांकि पिछले 3 हफ्तों से थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। ऑन दी लोअर साइड आप देख रहे हैं कि 560, ऑन दी हायर साइड 590-95 के आसपास एक हर्डल है। तो ये एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है इस रेंज में, बट मेरा मानना है कि अपसाइड का जो रेंज है, अपसाइड के जो लेवल्स है स्पेशली 600 के ऊपर के लेवल्स हमें जल्दी देखने को मिलेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि इसे होल्ड करें। अगर आपको 6 स्टॉप लॉस लगाना है तो दैट शुड बी मेंटेन अराउंड 562। तो बोला स्नेहा आपने 562 का एक 6 स्टॉप लॉस अभी के लिए लगा सकता है कोई ने पोजीशन 562 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई शेयर में बने रहने की सलाह है। नागपुर चलेंगे अब, दीपक हमारे साथ हैं। दीपक जी नमस्कार, पूछिए आपको क्या जानना है, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार जी, मेरे पास में बंसाली इंजीनियरिंग बीईपीएल के जी 1600 शेयर है एट द रेट ऑफ 118। ठीक है, और बंसाली अभी 10 तारीख को इंजीनियरिंग उनका एक स्टेट है जिसमें बोनस और डिविडेंड भी मिलने का है। तो अभी इस लेवल पे मैंने क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वेट करना चाहिए टू गेट द बोनस एंड डिविडेंड? ठीक है, वैसे तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ठीक ठाक, तो अभी ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि ये बहुत चिंता की बात है। लेकिन भंसाली इंजीनियरिंग बीईपीएल, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड, सनी इसमें क्या व्यू होगा आपका? हालांकि हमने देखा है कि एक तरफा इसमें कोई चाल नहीं दिखी है, शेयर ऊपर जाता है, प्रॉफिट टेकिंग आती है, फिर नीचे आता है, फिर से चलता है ये। आपको क्या सलाह देंगे इस लेवल पर भंसाली इंजीनियरिंग में? हाँ, पहली बात तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि काफी अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। इसमें जो स्पेशल डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है वो 10 जून की है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे रिकॉर्ड डेट पास आएगी इसमें बम्प अप मिलेगा। तो मे बी अगर यहाँ से 20-25 रुपए और चलता है रिकॉर्ड डेट के आसपास आकर के, तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर ये स्पेशल डिविडेंड नहीं होता तो डेफिनेटली हम स्टॉक में करेक्शन देखते थे, क्योंकि ये क्वार्टर के नंबर भी थोड़े वीक ही आए थे बंसाली के। बिकॉज ऑफ दिस बोनस और रिकॉर्ड अपना स्पेशल डिविडेंड के कारण ये स्टॉक 140 में स्टेबल हो रखा है। जैसे जैसे रिकॉर्ड डेट अप्रोच होगी मे बी स्टॉक थोड़ा अपमूव लेगा, उस वक्त इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है राय भंसाली इंजीनियरिंग पर। अगले दर्शक हमारे साथ रांची से जुड़े हैं अशोक जी। अशोक जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल है कि आईटीसी का शेयर मेरा है 1415, एवरेज प्राइस है 170, क्या करना? आईटीसी ओके, ठीक है, तो आईटीसी पर सवाल है इनका। 1415 शेयर 170 पर इन्होंने लिया हुआ था और आईटीसी अगर मौजूदा भाव देखें तो 400 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर भी इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। ये इनकी एवरेज प्राइस इन्होंने बताया शायद 170 के आसपास की है, तो अभी भी एक गेन में है। और हम देख रहे हैं कि आज एफएमसीजी शेयरों में शानदार तेजी भी देखने को मिल रही है। आईटीसी का स्टॉक इस वक्त देखिए रिकॉर्ड हाई के पास कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? सनी आप सजेस्ट करिए, आईटीसी के स्टॉक पर अभी क्या राय देंगे आप? डेफिनेटली बने रहना चाहिए। अभी आज ही स्टॉक ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ से और 60-70 रुपीज की अपमूव होना कोई बड़ी बात नहीं ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ। तो डेफिनेटली क्वालिटी बिजनेस है, इनकी बाइंग प्राइस काफी नीचे है, तो डेफिनेटली एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है बायर के लिए। बने रहना चाहिए। अब तो अब इसमें नया हाई बनाया, तो डेफिनेटली एक रैली हमें 3 से 6 महीने में और देखने को मिलेगी।
और एट द सेम टाइम बैक बाय द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। तो ये क्वार्टर के नंबर भी काफी हेल्दी नंबर थे। ठीक है, आईटीसी रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर, और आईटीसी के साथ साथ आज ब्रिटानिया भी रिकॉर्ड हाई पर है। तो एफएमसीजी में रौनक है, खपत वाले शेयरों को बाजार भी पसंद कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, बेंगलुरु से एमएफ हुसैन हमारे साथ हैं। एमएफ हुसैन साहब नमस्कार। पहले तो आप ये बताइए कि आपका नाम भी मकबूल फिदा हुसैन तो नहीं है? नहीं ठीक है सर, मिर्जा एम हुसैन है। जब पूरा नाम बता दीजिए आप, उसके बाद सवाल पूछिए। मिर्जा महदी हुसैन। मिर्जा महदी हुसैन, चलिए बड़ा प्यारा नाम है आपका। सवाल पूछिए सर। थैंक यू सर। मेरा आरबीएल के शेयर्स हैं, 2800 शेयर्स हैं। खरीद के भाव हैं 170 में। क्या उसको मैं एवरेज कर सकता हूँ इस रेट पे? क्यों रिजल्ट भी इसका अच्छा था, पता नहीं शेयर डाउन हो रहा है, पता नहीं क्या है। थोड़े से ना ट्रस्ट वाले इश्यूज हो जाते हैं। जो थोड़े छोटे साइज के जब बैंक होते हैं और बैंकिंग का जब संकट गहराता है, तो लोग क्या करते हैं कि जो सेफर बैंक्स होते हैं, जहाँ सुरक्षित ज़्यादा होते हैं पैसे आपकी, या फिर जहाँ पे साइज़ बड़ी होती है, वहाँ पर लोग शिफ्ट करते हैं। इसके चलते ही थोड़ी सी ना रफ्तार पे कैप लगती है। आरबीएल बैंक, आरबीएल बंधन ऑलमोस्ट सिमिलर चाल ही दिखाते हैं। इस पर सनी आप ही व्यू दीजिए। आरबीएल बैंक 170 की खरीद है, 145 का भाव फिलहाल है। समय दें इसको, शेयर ऊपर जाएगा, भरोसा है आपको? आपने अभिषेक जी आपने बहुत सही कहा कि डेफिनेटली बैंक में रिलेटिवली जो सेफर बैंक है, बड़ी बैंक है, उसमें रहने में समझदारी रहेगी। क्योंकि बैंक एज अ बिजनेस इज अ बैलेंस शीट बिजनेस, और इसमें एक भी बड़ा अकाउंट एनपी हो जाता है तो डेफिनेटली हम उसका एक एडवर्स रिएक्शन स्टॉक प्राइस में देखते हैं। तो अगर मैं आरबीएल बैंक में अगर सलाह देना चाहूंगा तो डेफिनेटली इसमें सेल ऑन राइज की ही सलाह रहेगी मेरी। और अगर टेक्निकल व्यू लेकर के इसमें कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, वो लेकर के अगर हम काम करें तो सेल ऑन राइज करके बेहतर बैंक में शिफ्ट हो जाना चाहिए। जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, फॉर दैट मैटर फेडरल बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। तो जो क्वालिटी फ्रेंचाइजीज है उसमें शिफ्ट होने में समझदारी रहे। ठीक है, तो ये है राय आपको आरबीएल पर। अब अगला सवाल ले लेते हैं, और ट्विटर पर हमें सवाल भेजा है शरद ने। ये अहमदाबाद से हैं और इनका सवाल है अदानी पावर पर। इन्होंने 300 शेयर्स 70 रुपए के लेवल्स पर लिए हुए थे, और 70 ये लेवल तो काफ़ी पहले के लग रहे हैं। जब स्टॉक शायद चलना शुरू किया था तब इन्होंने यहाँ पर खरीदारी कर ली थी, अच्छे लेवल पर एंट्री ली, और उसके बाद स्टॉक में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी। हालांकि इन्होंने तो और भी अच्छे प्रॉफिट देखे होंगे और भी अच्छे लेवल्स देखे होंगे, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं अदानी ग्रुप के शेयरों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। इस वक्त 255 पर है, मुनाफे में है, लेकिन मुनाफा इनका थोड़ा कम हुआ होगा इन स्तरों पर। सनी क्या करें अदानी पावर में? रिसेंटली हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि अदानी ग्रुप में एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो चल रहा है। और अगर जिस तरह से जो फंड रेजिंग की बात हो रही है, डेफिनेटली अक्रॉस द बोर्ड वी मे सी वन रैली इन ऑल द अदानी काउंटर्स। तो एक बार अगर कॉस्ट के आसपास मुझे लगता है कि इन्हें निकलने का मौका मिलेगा, और वंस एक बार कॉस्ट आ जाए वहां से शिफ्ट होकर के ये टाटा पावर में शिफ्ट हो सकते हैं, जहाँ की वैल्यूएशन रिलेटिवली बेटर है और एक ग्रोथ का भी एक आउटलुक बेटर है टाटा पावर में। ठीक है, आपके लिए सलाह। जेज शाह हमारे साथ हैं फोन पर। शाह जी नमस्कार, पूछिए क्या जाना है आपको? ठीक है, क्या सवाल हमारे पास आया है सोशल मीडिया के जरिए, और इनके पास ही एलटीआई माइंट्री के शेयर 50 की संख्या में 5,950 रुपए की भाव इसमें देखने को फिलहाल मिल रहे हैं। स्नेहा आप व्यू दीजिए एलटीआई माइंट्री। हालांकि हम आईटी में देख रहे हैं कि चौतरफा थोड़ा सा सेंटिमेंट अभी भी उतने पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, और उसकी अपने फंडामेंटल दिक्कतें हैं। क्योंकि जब तक अमेरिकी इकोनॉमी में स्थिरता नहीं आती है, जब तक इन्फ्लेशन के चैलेंज दूर नहीं होते हैं, तो शायद आईटी कंपनीज के लिए एक रफ्तार के साथ बढ़ पाना संभव नहीं हो पाएगा। बीच बीच में थोड़े मूव्स आते रहेंगे ट्रेडिंग वाले। लेकिन एलटीआई माइंट्री कितना समय देना पड़ेगा, क्योंकि इनके भाव से अभी ये शेयर 1,000 रुपए नीचे है। काउंटर देखें तो अभिषेक जी, इसमें एक जो रिसेंटली जो स्ट्रेंथ आया पिछले 3-4 हफ्तों में, वो एक काफी इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है जो कि काउंटर ने सरपास किया है। तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव चीज है इसके लिए। तो आई वुड से करके जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, जब तक एटलीस्ट 4,600 के ऊपर चल रहा है ये काउंटर, आई वुड से इसे होल्ड करें। पॉसिबिलिटी है करके कि ये जो तेजी है आई थी और रिसेंटली जो 5,000 के ऊपर के लेवल देखने को मिले थे, तो अगर 5,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलती है हमें इस काउंटर में, तो इसमें एक वापस से एक मोमेंटम आ जाएगा विच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स एटलीस्ट आप
5400 से लेके 5600 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई वुड से इतना टाइम दिया है आपने तो इसे होल्ड ही करें। एक स्टिक स्टॉप लॉस आपको इधर से 200 पॉइंट नीचे दैट इज 4600 के आसपास लगा के इसे होल्ड करना है। ओके ठीक है, तो ये है राय LTI माइंडट्री पर। अगला सवाल हमें आया है सोशल मीडिया पर ही, महाराष्ट्र से संदीप जी ने भेजा। और अदानी ग्रुप के शेयरों में हम देख रहे हैं लगातार सवाल आ रहे हैं, लगातार कंफ्यूजन भी बना हुआ है इन शेयरों को लेकर। कुछ दिन चढ़ता है और उसके बाद वापस से एक गिरावट देखने को मिलती है। अब अगला सवाल अदानी विल्मर पर है और भारी नुकसान हो रहा है इनको यहाँ पर स्टॉक में। 658 की इनकी बाइंग प्राइस थी और अब स्टॉक आज भी 5% नीचे है और इस वक्त अगर देखेंगे तो स्टॉक 442 के आसपास कारोबार कर रहा है। सनी, अदानी विल्मर पर राय दीजिए अपनी। अदानी विल्मर में इनका जो की बिजनेस है एडिबल ऑयल बिजनेस का, उसमें हमने देखा कि काफी मार्जिन का एक प्रेशर रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से, और इसके चलते कहीं ना कहीं डेफिनेटली फंडामेंटली भी कहीं इसमें जो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स से खराब हुए थे, जो निगेटिव न्यूज फ्लो था अदानी के चलते हुए, इसमें इसलिए करेक्शन आया था। हालांकि स्टॉक अब स्टेबल हो चुका है, बट जब अगेन मेरी इसमें वही सलाह रहेगी कि सेल ऑन राइज का ये एक स्टैंड लेना चाहिए जब भी यहाँ से बढ़ता है। जो भी अभी पॉजिटिव न्यूज फ्लो चल रहा है अदानी ग्रुप को लेकर के, जब भी इसमें एक मौका मिलेगा इसमें से निकल करके जो बेटर कंज्यूमर कंपनी है जैसे टाटा कंज्यूमर, जहाँ ग्रोथ आउटलुक काफी अच्छा है, गोदरेज कंज्यूमर, वहां शिफ्ट होने में समझदारी रहे। ठीक है, तो ये है व्यू अदानी विल्मर पर। अगला सवाल हमें आया है अहमदाबाद से ही वैदेही शाह जी का, और इनके भी 2 सवाल हैं और दोनों ही जो इनके सवाल हैं वो बैंकिंग काउंटर्स पर ही हैं। 2 सरकारी बैंक हैं इनके पोर्टफोलियो पर। पहला तो है बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरा है PNB। बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने 500 शेयर्स 120 पर लिया हुआ है। यहाँ इनको मुनाफा हो रहा है, 180 के पास कारोबार कर रहा है इस स्टॉक, तो 30,000 के आसपास का मुनाफा इनको यहाँ है। और PNB भी लिया हुआ इन्होंने, ये इन्होंने 59 पर लिया था, लेकिन PNB में हम देखेंगे तो यहाँ पर हल्का नुकसान हो रहा है, करीब 10 रुपये प्रति शेयर के नुकसान पर हैं ये। तो दोनों ही सरकारी कंपनियों में इन्होंने अपनी बाइंग की हुई है। सनी, आप ही सजेस्ट करिए, ये जो दोनों स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं कुछ बदलाव इन्हें सजेस्ट करेंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा तो ऑलरेडी मुनाफे में है, लेकिन PNB वो मुनाफे को कहीं ना कहीं मिटिगेट कर रहा है और करीब करीब 9,200 का नुकसान इनको PNB में हो रहा है। तो कुछ बदलाव करना चाहिए या फिर बने रहे दोनों शेयर्स के साथ? थोड़ा में बने रहना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें लगता है कि और 30-40 रुपए का अपमूव आ सकता है ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ। तो और बट PNB में कहीं ना कहीं हमने देखा है रिलेटिवली एक वीक परफॉर्मेंस रहता है, एसेट क्वालिटी का इश्यू रहा है वो बैंक में, और उसकी फेयर वैल्यू भी तकरीबन 55 या 60 रुपए है। तो मैं PNB से शिफ्ट होकर के जो प्राइवेट बैंक है जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, वहां शिफ्ट होने की सलाह दूंगा। ओके, तो ये है राय इन दोनों ही स्टॉक्स पर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतने सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। सनी, स्नेहा जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय भी देने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन जाते जाते देखिए आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर दिखा देते हैं। देश की बड़ी पॉलिसी मेकर निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, उनका भी भरोसा टाइम्स ग्रुप के चैनल पर है। वो देखिए अपने ऑफिस में बैठी हैं इस वक्त, और ये इंटरेस्टिंग पिक्चर हमें मिली है, और वो भी देखिए ET नाउ देख रही हैं। तो बड़े पॉलिसी मेकर, बड़े पॉलिसी डिसीजंस में ET नाउ भी कहीं ना कहीं भागीदारी है इन सब में। तो एक इंटरेस्टिंग पिक्चर आपके लिए जाते जाते। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।